हेलो एवरीवन। एज निकल गया है और पीसीएस अधिकारी बनने का सपना अभी अधूरा है। तो मैक्सिमम होता क्या है कि अभी यहां पर भी 37 बिहार में एज है, 40 उत्तर प्रदेश में है। तो जिनका भी मान लो उस स्टेट से बिलोंग नहीं करते या रिजर्वेशन जिनको नहीं मिला है तो काम खत्म, कहानी खत्म जिसको कहते हैं। लेकिन अभी अंदर में जो कहते हैं आग, वो आग बची है। तो उत्तराखंड एक अच्छा मौका लेके आया। उत्तराखंड में मैक्सिमम एज ही जो है, मैक्सिमम एज की लिमिट जो कर दी गई है वो 42 कर दी गई है। तो और रिजर्वेशन तो वहां के जो है उनको मिलेगा। तो अदरवाइज जनरल के लिए 42 कम नहीं होता ना। जनरल के लिए तो जिनका भी मौका, जो चूक गए हैं, घायल शेर हैं, उनको फिर से मौका मिला है। उत्तराखंड की बात करें, 10 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं, 10 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में। तो आराम से वहां पे आप फॉर्म भर सकते हो। 224 सीट है, पीसीएस के हिसाब से सीट कम नहीं है, तो ये भी है। इसके अलावा अब यहाँ पे सवाल है कि उत्तराखंड का जब सिलेबस देखने जाएंगे तो थोड़ा परेशान हो जाएंगे आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, उत्तराखंड का जो सिलेबस है वो यूपी का जो सिलेबस है ना, उसी का एक सॉफ्ट वर्जन है, आसान है उससे। जैसे बिहार में देखते हैं ना, बिहार जैसे बीपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम लेती है और पीसीएस का एग्जाम लेती है। तो पीसीएस के प्री और मेंस का सिलेबस और सीडीपीओ का दोनों का सेम है, लेकिन स्टैंडर्ड में अंतर है। सीडीपीओ का उससे कंपेयर करेंगे तो आसान आएगा, स्टैट भी आसान आएगा और भी पेपर आसान आते हैं। तो ये इसके कंपेयर करोगे तो इजी रहेगा, प्री का भी मेंस का भी। उसी तरह से जो उसका भी सिलेबस है वो एक तरह से जो यूपीएससी का पैटर्न है ना, उसी को ऑलमोस्ट फॉलो कर रही है। और वहां यूपीएससी पे नहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश पे जाएंगे, यूपी पीएससी पे, और उसका सॉफ्ट वर्जन उत्तराखंड का सिलेबस है। इसके अंदर प्रीलिम्स वही 2 पार्ट में, एक एप्टीट्यूड और एक जनरल, जो सब जगह जीएस पूछा जाता है। और उसके बाद जो पेपर है उधर मेंस के अंदर वो जीएस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम लोग इस वीडियो में प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स को देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पे किस तरह से सवाल कर सकते हैं। साथ में बुक लिस्ट भी देखेंगे, किताबों की लिस्ट भी देखेंगे, और फाइनल रहा कि इसकी तैयारी कैसे होगी। हम लोग जल्दी ही उत्तराखंड पे भी काम कर रहे हैं, जल्दी ही उत्तराखंड के लिए भी एक बैच आएगी जरूर। तो अभी हम लोग सिलेबस पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको देखते हैं। आपका जो प्रीलिम्स का पहला पेपर है, ये पहला पेपर है, ठीक है, प्रथम पत्र है। 2 पेपर टोटल होते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का है, 150 नंबर का, और 150 क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो सवाल भी आपको 150 ही मिलेगा। अब और 2 घंटे की होती है, जो सब जगह होती है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, देखो सबसे पहले आपको हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के अंदर क्या, एंशिएंट हिस्ट्री भी पूछा जाएगा, मिडेवल भी पूछा जाएगा और मॉडर्न भी पूछा जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर इंडस वैली, प्रागैतिहासिक काल भी, और इंडस वैली, वैदिक सभ्यता, संगम काल, महाजनपद और मगध का उत्कर्ष। क्लियर, एकदम अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, पूरा डिटेल में सिलेबस है आपका ये। धार्मिक आंदोलन जैसे जैन, बौद्ध, भागवत, शैव, पारसी, यूनानी संपर्क से क्या क्या अंतर हुआ, इसके पहलू। तो ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, उसके बाद उसका धर्म, प्रशासन, इकोनॉमी, उसका आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद कुषाण आपको नजर आएंगे आफ्टर मौर्य, तो वो कुषाण भी देखना है। गुप्ता की बात करें तो गुप्त में चंद्रगुप्त प्रथम, इसके राजा के बारे में हम लोग जानेंगे। चंद्रगुप्त से स्टार्ट करेंगे, स्कंदगुप्त तक जाएंगे। उसके बाद उस समय का समाज क्या था, साहित्य क्या था, कला क्या था, क्यों स्वर्णयुग कहते हैं, इस तरह की चीज़ों को। फिर आफ्टर गुप्ता पीरियड में क्या होगा, हर्षवर्धन, वर्धन डायनेस्टी, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, चंदेल, परमार, चौहान, इस तरह के को करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद भारत में इस्लाम जो आती है, जो यहाँ पे एंट्री होती है, उसके अंदर हम सबसे पहले सल्तनत काल को पढ़ेंगे, जिसमें इल्तुतमिश, बलबन, आगमन में ही कुतुबुद्दीन ऐबक तक आ जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम होते हैं मोहम्मद गोरी के, तो वही हो गया। उसके बाद इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो इस तरह से जितने भी 5 डायनेस्टी है ना, सबके बारे में, उनका प्रशासन, उनका पतन क्यों हुआ, उनका समाज, इकोनॉमी,
उनका आर्किटेक्चर, इसके अलावा विजयनगर और बहमनी राज्य के बारे में भी पूछा जाएगा। सूफी और भक्ति आंदोलन से भी रिलेटेड सवाल होगा। और फिर होगा मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर मुगल साम्राज्य, जहाँ पे बाबर से स्टार्टिंग होती है और औरंगजेब तक ये चलेगा। औरंगजेब के चलने के बाद एक सेकेंड फेज आता है जिसमें मुगल साम्राज्य समाप्त हो रही होती है, धीरे धीरे कमजोर शासक आते हैं, तो उनके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा उनका प्रशासन, मनसबदारी व्यवस्थाएं, तो ये सब, उसके अलावा मराठा, सिख, जाट, इनसे रिलेटेड भी एस्पेक्ट आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे। यूरोप की बात करें तो किस तरह से विदेशी कंपनी भारत आई उसको देखना है। और फिर ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो 1858-57 ही कह लो, पलासी से लेके 1857 तक, जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे रहा, तो उस दौरान क्या क्या हुआ, उसके ब्रिटिश काल की इकोनॉमी पॉलिसी, उनसे रिलेटेड एस्पेक्ट, इसके अलावा जो भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है और उसके जो पहलू हैं उससे रिलेटेड, भारत के वायसराय से रिलेटेड टॉपिक है, और भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था 1857 उसके बारे में, जो भी नॉन ट्राइबल या ट्राइबल मूवमेंट है, आदिवासी या गैर आदिवासी मूवमेंट है या जनजाति मूवमेंट है, किसान आंदोलन, जातीय आंदोलन, इसके बाद जो ब्रिटिश काल के दौरान कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुआ है, संवैधानिक सुधार हुआ है, उससे रिलेटेड सवाल। 1858 के बाद जब सरकार चेंज हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश सरकार, उस समय सामाजिक, प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली में क्या अंतर आया, इसको भी देखना है। भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ, भारत में राष्ट्रवाद का विकास किस तरह से हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कैसे हुआ, भारतीय राष्ट्र, देखिए पूरे सिलेबस से आपको डिटेल में ही दिया हुआ है, इस टॉपिक को भी लिख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कैसे उसके अंदर मॉडरेट फेज था, यानी उदारवादी फेज था, अतिवादी फेज था, एक्सट्रीमिस्ट का फेज था। उसके बाद बंगाल विभाजन, स्वदेशी मूवमेंट, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन, मार्ले मिंटो 1909 का सुधार। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान और राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या हुआ, जैसे होम रूल लीग, लखनऊ समझौता, अगस्त, गांधी युग, भारत में और विदेशों में दोनों जगह जो क्रांतिकारी एक्टिविटीज चल रही थी वो, 1919 का एक्ट, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड। और देखो कैसे लिखा है क्लियर, 13 अप्रैल 1919 खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना के 14 सूत्रीय प्रोग्राम, कांग्रेस का लाहौर सेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन पैक्ट, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, कॉमनल अवार्ड, पूना पैक्ट, ये सारा यहाँ पे है। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935, पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, आजाद हिंद फौज, इंटरिम सरकार फॉर्म किया गया। फिर माउंटबेटन योजना होगा, भारत आजाद होता है, भारत का विभाजन होता है। उसके बाद जो एक्टिव छोटी मोटी जो भी इंसिडेंट है उसको यहाँ पर देखना है। तो इस तरह से पूरा सिलेबस ही आपका यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसके बाद अब उत्तराखंड के भी इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है, वहाँ का भी प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, वहाँ के जो ट्राइब हैं और वहाँ के कुछ स्पेशल वंश हैं, लाइक कुनिद और योद्धे, कार्तिक केपुर, कत्यूरी राजवंश, और यहाँ पे परमार, तो सबको पता है कुमाऊं का जो चंद राजवंश है वो भी सबको पता है, चंद कुमाऊं के हैं, अभी भी लोग चंद लगाते हैं बहुत सारे। गोरखा ब्रिटिश शासन के दौरान वहाँ क्या हुआ, टिहरी रियासत, ठीक है, इसको भी हम लोग पता है हम लोगों को। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान या स्वतंत्रता संघर्ष इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर उत्तराखंड का क्या योगदान है और इससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट है उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। सेकेंड यूनिट आता है भारत और विश्व का भूगोल। सबसे पहले तो वर्ल्ड का जो ज्योग्राफी है उसके अंदर अर्थ और सोलर सिस्टम की बात की गई है, अक्षांश और देशांतर की बात की गई है, समय, परिभ्रमण, परिक्रमण, ग्रहण, महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, जलमंडल, झील, चट्टान, वायुमंडल की परत, संरचना, सौर्यताप यानी सोलर हीट जो है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता,
महाद्वीपीय नितल यानी ओशनिक सरफेस जो होता है उसकी बनावट, धाराएं क्या होती है, ज्वार भाटा क्या होता है, तापमान क्या होता है, और सैलिनिटी खारापन क्या है, एग्रीकल्चर कृषि, पौधे, जंतु, पशुपालन, ऊर्जा, खनिज संसाधन, उद्योग, जनसंख्या, जो ट्राइबल्स होते हैं प्रजातियां या जनजातियां, प्रवास कितने तरह के प्रवास होते हैं, परिवहन, संचार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, पर्यावरण एनवायरमेंट, विश्व व्यापार के अंदर जो अलग अलग गुट है, भौगोलिक शब्दावली, और ये हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। तो बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर वही जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद भारत की बात करें तो भारत का जो नॉर्मल ज्योग्राफिकल स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन होता है वो पढ़ना है। उसके बाद उच्चावच और संरचना पढ़नी है, जलवायु क्लाइमेट पढ़ना है, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है, वनस्पति जो भी वेजिटेशन उसको देखना है, पौधे, जंतु, पशुपालन, मिट्टी, जल संसाधन, सिंचाई, बिजली, कृषि, खनिज, उद्योग, जनसंख्या, नगरीकरण, परिवहन, संचार, संचार तंत्र, विदेशी व्यापार, अनुसूचित जाति और जनजाति, सामाजिक परिस्थिति, अधिवास, प्रदूषण। यानी यहाँ पर जो पढ़ना है वो पहाड़ पठार मैदान तो देखना ही है, जो ट्राइब है वो भी देखेंगे, और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के अंदर इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई, बिजली, कृषि, खनिज क्या क्या है, इंडस्ट्री क्या है, पॉपुलेशन यहाँ का, इन सब के बारे में भी यहाँ पढ़ना है। उसके बाद उत्तराखंड का जो भूगोल है उसके अंदर उसकी उत्तराखंड की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, उसके वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ की इरिगेशन, वहाँ का फेमस प्लेस, टूरिज्म प्लेस यानी पर्यटन स्थल, पॉपुलेशन का क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति की बात, परिवहन तंत्र, तो इन सब की बात वहाँ पे उत्तराखंड के सेंस में करेंगे। तीसरा यूनिट पॉलिटी आ जाता है। जैसे ही तीसरा यूनिट पॉलिटी आता है, सबसे पहले पार्लियामेंट्री सरकार क्या है, गठबंधन की राजनीति किसको कहते हैं, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नक्सलवाद क्या होता है। इसके अलावा SC ST OBC माइनॉरिटी, इनके कल्याण से रिलेटेड प्रोविजन क्या है, समानता, आरक्षण, इन सब की बात यहाँ पे की गई है इलेक्शन के अंदर। चुनावी रिफॉर्म, चुनावी सुधार से क्या समझते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। शासन संस्था और प्रक्रिया की बात की गई है। राष्ट्रीय एकता, भारत की नाभिकीय नीति, पर्यावरणीय समस्या। तो यूनिट जो 3 है उसके अंदर पॉलिटी के अंदर जो आप देख रहे हो क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा आर्थिक वित्तीय सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, नाबार्ड आदि को देखना है। संस्थागत सुधार के अंदर MNREGA। अच्छा, यहाँ पे ये बेसिकली देखिएगा कि किस तरह से सार्वजनिक निजी भागीदारी के अलग अलग पहलू हैं, उसके थ्रू जो होता है भारत के अंदर संस्थागत सुधार की बात की गई है। सिविल सोसाइटी, लोकपाल, लोकायुक्त, देश की राजनीति और प्रशासनिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी। तो एकदम से टॉपिक अलग अलग लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, सवाल लगभग उसी तरह के आते हैं जो और एग्जाम में आता है। ठीक है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड लेवल पे पर्यावरणीय समस्या, सार्क, आसियान, साफ्टा। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना उससे रिलेटेड और उसका भारत से क्या रिलेशन उसको देखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कैसे भारतीय संविधान का विकास हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना, संविधान सभा कैसे बना, प्रियम्बल क्या है, संविधान की मूल विशेषता क्या है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य कैसे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन प्रणाली और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन क्या क्या है, भारत के शासन की संघीय और संसदीय प्रणाली क्या है, संसदीय समिति क्या है, न्यायपालिका क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो क्या है, उसी तरह से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पूछा जाएगा। ये सब यहाँ पे है। भारतीय राजनीति की बात करें तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सब के बारे में, इसी तरह से राज्य के बारे में, संसद और राज्य विधानसभा के बारे में बात की जाएगी, इलेक्शन की बात की जाएगी, पॉलिटिकल दल कैसे बनता है, प्रेशर ग्रुप क्या होता है। इसके अलावा जो पॉलिटिशियन होते हैं और सरकारी जो सेवक होते हैं उनके बीच का रिलेशन, तो ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पंचायती राज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 73वां और 74वां ये नगर पालिका और पंचायत दोनों की बात यहाँ पे की गई है। इसके बाद लोकनीति में जो सिटीजन चार्टर आया है ना, और ई गवर्नेंस क्या होता है, लोकपाल क्या होता है, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सेवा का अधिकार, इनसे रिलेटेड जो एस्पेक्ट हैं
उसको यहाँ देखना है। फिर अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, क्या क्या राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं। SC ST OBC या महिला बुजुर्ग जो भी इस तरह के लोग हैं उनके लिए कौन कौन से राइट्स हैं। तो इस तरह से एकदम से ना अलग कर दिया गया सिलेबस। तो सिलेबस देख के घबराना नहीं है, ऑलमोस्ट वही पढ़ना है जो सब जगह पढ़ना होता है। इसके बाद राज्य व्यवस्था इसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल, विधायिका, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्र राज्य संबंध, लोक सेवा आयोग, महान्यायवादी, हाई कोर्ट, उसके अधिकार, SC ST से रिलेटेड प्रोविजन, और क्या है, राजभाषा, विशेष राज्यों में चयन के मापदंड। तो इस तरह से सिटीजन चार्टर, इन सब के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। 4 की बात कर लें तो इकोनॉमिक्स की बात होगी। इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी की बात होगी, जिसमें इकोनॉमिकल रिफॉर्म होगा, उदारीकरण होगा, निजीकरण होगा, वैश्वीकरण होगा। उसके बाद FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इन्फ्लेशन, सामाजिक प्रगति, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय संरक्षण, गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी के लिए क्या क्या चल रहा है, पॉपुलेशन से रिलेटेड बात होगी, उसकी विशेषता की बात होगी, केंद्रीय बजट क्या होता है, उसकी विशेषता क्या क्या है, इंडियन इकोनॉमी की विशेषताएं क्या क्या है। इसके अलावा योजनागत विकास किसको कहते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, टैक्स रिफॉर्म और बैंकिंग सिस्टम क्या है। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, एनिमल जो पशुधन है, एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन कह लो, उसके बारे में, हरित क्रांति, खाद्य सुरक्षा, बफर स्टॉक क्या होता है, इनके बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके अलावा भारतीय वित्तीय अगर बात करें तो मुद्रा, पूंजी, प्रतिभूति बाजार क्या होता है, बीमा क्षेत्र, संरचना, ये सब। इसके अलावा स्वीट शेयर, हवाला, गिल्ड बाजार, काला बाजार, काला धन, ये सब क्या होता है, इसके बारे में पूछा जाएगा। इंटरनेशनल की बात करें तो WTO, IBRD, IMF, वर्ल्ड बैंक, सार्क, आसियान। तो जो इस तरह के इकोनॉमिकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उससे रिलेटेड सवाल यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा फेरा और फेमा क्या है, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, पूंजी का इंटरनेशनल प्रवाह यानी FDI FII के रूप में, ह्यूमन इंडेक्स के बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह से उत्तराखंड के बारे में भी आपसे सवाल आएगा, यानी उत्तराखंड से रिलेटेड जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। उनका बजट क्या होता है, उनके यहाँ कितने जानवर हैं, एग्रीकल्चर क्या क्या होता है, पॉपुलेशन कैसी है, तो ये सब सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद 5 यूनिट है, वो है साइंस एंड टेक, सामान्य विज्ञान और तकनीक, जनरल साइंस एंड टेक। तो यहाँ पे विज्ञान और तकनीक के बारे में पूछा गया है, सामान्य सी चीजें पूछी जाएंगी। सबसे पहले इससे रिलेटेड जो भी लोग ने पार्टिसिपेट किया, योगदान दिया है, उसके बारे में पूछा जाएगा। जो पुरस्कार मिला, खोज किया गया, इन सब से रिलेटेड यहाँ पे सवाल होंगे। इसके अलावा पारिस्थितिकी और पर्यावरण, ये यहाँ पे है। इसके लिए NCERT की किताब काफ़ी अच्छी होगी। तो पर्यावास, सामुदायिक पर्यावरण प्रणाली क्या होता है, परंपरागत खेती क्या होती है। इसके अलावा कृषि का वाणिज्यीकरण क्या होता है, कृषि फसलों का उत्पादन, उसका विवरण, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, हवा, पानी, जल, वेटलैंड, तो इनका योजना और प्रबंधन, जैव विविधता को जोखिम जो होती है, तो जोखिम क्या है और उससे बचाया कैसे जा सकता है। इसके अलावा मौसम पूर्वानुमान हो, जो अभी क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग के इशू हो, इन सब पे इसको हम लोग देखते हैं। इसके अलावा फिजिक्स की बात करें यानी भौतिकी की बात करें तो कंप्यूटर और सूचना प्रक्रम यानी कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे फैक्ट्स आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड समस्या, उसका समाधान, कंप्यूटर की भाषा, मल्टीमीडिया का यूज कैसे किया जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, PC क्या होता है, सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होता है, इससे रिलेटेड साथ में केमिस्ट्री भी है, जैसे मैटर पदार्थ, उनकी अवस्था, अम्ल
बेस, ठीक है। उसके अलावा पानी, उसका शुद्ध करना, बैटरी क्या होती है, ईंधनशील क्या होता है, विखंडन, संलयन, फ्यूजन और फिजन क्या होता है, हार्मोन्स, विटामिन्स, औषधि। तो कुल मिला के जनरल साइंस के अंदर जो सवाल आते हैं ना, वो सवाल आपको यहाँ फेस करने हैं। फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी, बायो भी, साथ में साइंस एंड टेक भी और एनवायरमेंट भी। तो ये सब आपको यहाँ पे देखना है। यूनिट 6 में करंट अफेयर्स होगा। तो करंट अफेयर्स में क्या लिखा है कि विश्व के आश्चर्य, विश्व के धर्म, भारतीय राज्य, बुक एंड ऑथर, प्रमुख वैज्ञानिक, पुरस्कार। तो इस तरह से खेल, इस तरह से जो करंट सेक्शन है ना, वो आप यहाँ पर देखेंगे। इसी को इंग्लिश में यहाँ लिखा गया, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। और अब जो सेकेंड पेपर है, फर्स्ट पेपर तो हो गया, सेकेंड पेपर है, उसके अंदर प्रश्न 100 और प्रश्न की संख्या जो है, प्रश्न टोटल 100 होंगे, क्वेश्चन टोटल 100 होगा, 1.5 अंक का। इसमें एक सेक्शन जो होगा वो 80 नंबर का होगा और 80 नंबर का होगा। टोटल स्कोर इसका 150 ही होगा, 80 नंबर का होगा, ठीक है। अब 80 नंबर का जो ये सवाल है, इसको एप्टीट्यूड कहते हैं। एप्टीट्यूड ये क्या होता है? एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि जो भी कोई असर्शन है, कथन है, उसके अंदर कोई भी फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट है, एमोलॉजिन है, कौन समान है कौन असमान है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेंटल एबिलिटी के अंदर यहाँ पे पूछा, एप्टीट्यूड के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि सिमिलरिटी को हटाइए या जो भी असमान है उसको हटाइए। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात की गई है और इंटरपर्सनल स्किल की बात की गई है, संप्रेषण और अंतर व्यक्ति कुशलता। यहाँ पे शब्दों के निर्माण के साथ साथ आप कैसे किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, उसकी जो थ्योरीज है वो पूछा जाएगा। इसके अलावा लॉजिकल और एनालिटिक एबिलिटी, यहाँ से स्कोर आप निकाल सकते हो। यहाँ पे तर्क होगा, उसके लिए दलील होगी, एक्सप्लेनेशन होगा। आपको कथन भी मिलेगा, उसका पूर्वानुमान भी करना है, कथन भी मिलेगा, उसका क्रियाविधि भी है, निष्कर्ष भी निकालना है, वाक्य, बहुत सारे वाक्य दिए गएंगे, सेंटेंस दिया रहेगा, उससे आपको कंक्लूजन निकालना है। इसके अलावा वेन डायग्राम भी हो सकता है। मैथमेटिक्स के भी सीरीज वाइज जो सवाल होते हैं, सीरीज वाले वो सवाल हो सकते हैं। वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग वाला इशू हो सकता है। तो इस तरह के सवाल जो हैं, इस तरह से टॉपिक यहाँ पे हैंडल किया जाएगा। लॉजिकल एंड एनालिटिक एबिलिटी, यहाँ पे ये देखने की कोशिश की जाएगी कि कुछ सिचुएशन या कुछ जो लाइंस दिए गए हैं वहाँ से आप लॉजिकली चीज़ों को डिराइव कर पाते हैं कि नहीं, निकाल पाते हैं कि नहीं। उसके बाद डिसीजन लेना और प्रॉब्लम सॉल्व करना। जो डिसीजन है उसमें आप डिसीजन कैसे लेंगे, जो भी मान लो मामला फंसा हुआ है, कैसे लेंगे, आप क्या क्या चीज़ देख के याद कर सकते हैं। और असर्शन रीजन वाला सवाल भी यहाँ होगा। तो डिसीजन मेकिंग ही नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी यहाँ पे है। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर क्या है? सामान्य मानसिक योग्यता के अंदर क्या है? सामान्य मानसिक योग्यता के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, जो आंकड़े हैं, जो डाटा है, उसकी पर्याप्तता होगी। इसके अलावा दिशा बोधक नहीं होता, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम टाइप, वो होगा। और लेटर्स होंगे, उसको आप अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ लॉजिकल नहीं बट रीजनिंग टाइप के सवाल यहाँ पे आपसे आएंगे। और ये होगा मैथ्स का सेक्शन, ठीक है, मैथ का सेक्शन होगा। यहाँ पे मैथ से रिलेटेड कुछ सवाल आपको दिया जाएगा। इसके बाद लास्ट जो होगा वो होगा स्टैटिस्टिक यानी सांख्यिकी। यहाँ पाई चार्ट, ग्राफ और जो डाटा होगा, आंकड़े होंगे, वो सब दिए जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम होगा, जो क्वेश्चन होगा, उसको आपको सॉल्व करके आंसर लाना है। तो ये जो सेकेंड पेपर है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी आपको 33% ही लाना है। तो इसका नेचर क्वालिफाइंग है, आप 33% ला सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे और भी है, और क्या है, और इसका अब सेकेंड सेक्शन आएगा। यहाँ पे देखिए 120 नंबर का पहला सेक्शन हुआ, इसके बाद सेकेंड सेक्शन आएगा। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर का टोटल क्वेश्चन होगा। इजली यहाँ से भी आप सवाल निकाल सकते हैं। उसमें पहला है कि आपको एक
पैसेज दिया रहेगा, यानी अंग्रेजी आप भाषा समझ पाते हैं कि नहीं, तो एक पैसेज दिया रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर सवाल हैं, कुछ वोकेबलरी हैं, कुछ एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेज या फ्रेजल वर्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, यानी सेंटेंस को बदलना है, वोकैब है, उल्टा सीधा करना है, समान और असमान करना है, एक शब्द के अनेक शब्द करने हैं, और फ्रेजल वर्ब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये इंग्लिश में देखने को मिलेगा। फिर आपको हिंदी में भी एक प्रेसी दिया जाएगा, उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। प्रेसी रहेगा, उससे रिलेटेड सवाल होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे भी कुछ तत्सम तद्भव यानी वर्ड्स होंगे, उपसर्ग होगा, प्रत्यय होगा, संधि समास होगी। तो इस आधार पे आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 30 नंबर है। इस 30 नंबर में आप बहुत ही आसानी से, बहुत कम भी पढ़ेंगे ना, तो कम भी करोगे तो आप 15 से 18 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन प्रेसी वाला होता है ना, वो बहुत ही आसान होता है। इंग्लिश में तो इंग्लिश हिंदी दोनों ही बहुत आसान होता है, तो आप इजिली वहाँ से डिराइव कर लेंगे। तो आप सोचो कि लगभग 6 क्वेश्चन तो आपको वहीं, कितने के सवाल होते हैं, लगभग मुझे लगता है कि 6, देखिए यहाँ पे 6 सवाल हैं, ठीक है, हर सवाल 1.5 अंक का है। उसी तरह से यहाँ भी आपको 3 ऑब्जेक्टिव, अच्छा यहाँ पे 3 ही ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो इस तरह से आप इजिली 15 से 18 नंबर यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो। तो सबसे ज़्यादा तो सेफ आप यहीं पे हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा सेफ आप यहीं पे हो जाओगे। और आपको कितना 45 के आसपास लाना है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका अगर मैथ कमज़ोर है, अगर कमज़ोर है, तो ये सब जो सेक्शन देख रहे हैं ना, यहाँ पे संप्रेषण वाला, तार्किक वाला, और तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन आप आराम से डिराइव कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आप इस तरह से। और यहाँ पे किताब की अगर बात करें ना, तो आपको घटना चक्र का तो सारा वॉल्यूम लेना ही चाहिए। साथ में उत्तराखंड की अरिहंत की किताब आती है। सबसे पहले पेपर 2 की बात कर लें, तो पेपर 2 के लिए स्पेशली बुक आती है अरिहंत की। तो अरिहंत की स्पेशली किताब आप उसका ले लें, उससे ही आपका ये मैक्सिमम सवाल जो हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद रहा सवाल पेपर फर्स्ट का, तो हिस्ट्री के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए खासकर इसके पांडे ले सकते हैं, और इसके पांडे का तीनों ही सीरीज मिडाइवल और एंशिएंट के लिए भी आप ले सकते हैं, आसानी से पेपर सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद पॉलिटी की बात करें तो एम लक्ष्मीकांत यहाँ भी सफिशिएंट है। ज्योग्राफी के लिए एक एटलस और महेश वनवाल की किताब ले लें, तब भी आपका हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी का 11th का इकोनॉमी आता है, उसका रमेश सिंह लेना चाहे तो रमेश सिंह, या प्रतियोगिता दर्पण का सप्लीमेंट्री अतिरिक्तांक आप ले सकते हो। साइंस एंड टेक की बात करें तो स्पेक्ट्रम की किताब आती है विज्ञान और तकनीक की, तो वो आप ले सकते हैं। और जो साइंस के अंदर, इसके अंदर वो तो साइंस एंड टेक पे हो गया, और जो साइंस की किताब है सिर्फ, तो वो आप लुसेंट का साइंस भी कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए।